हेलो एंड वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी के विषय के अंतर्गत वर्ण विचार, वर्ण और वर्णमाला पर एक छोटा सा एक संक्षिप्त रूप से हम एक विचार करते हुए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है, किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी छोटे प्रश्न इससे संबंधित बन जाया करते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हम उस टॉपिक को ही बड़ा आसान समझ करके उसको देख के नहीं जाते हैं, तो कभी कभार उसमें जो है गलती होने के चांसेस भी रह जाते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या ध्वनियों का एक ऐसा रूप है, जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं बोलने में, उन ध्वनियों को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वही जो है वर्ण बन जाता है। और हमारी लिपि जो है, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, जो कि संस्कृत भाषा की लिपि भी मानी जाती है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि होती है। तो और हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो देवनागरी लिपि है, इसके अंतर्गत जब हम ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे हमने बोला भाई क कैसे लिखा जाएगा देवनागरी लिपि में, ये जो एक आकृति है, ये एक मूलतः क्या है, एक आकृति है। इस आकृति को क्या बोला जा रहा है, क्या इसकी पहचान है? इसकी पहचान है क के रूप में इसकी पहचान है। इसी प्रकार एक आकृति हमने ये लगा दी, ये एक प्रकार का एक आकृति है, एक वर्ण, जो एक ध्वनि निकली है उस ध्वनि को एक संकेत, एक आकृति दे दी, एक आकार दे दिया, तो वह हो गया अ। तो इसी प्रकार से हमारे वर्णों के जो है नाम बने हुए हैं, जो कि हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। अब ये चिन्ह जो है, ये वर्णों का प्रतीक चिन्ह के तौर पर हम इनको कह सकते हैं, प्रतीक होते हैं। जैसे अब हम बात करें कि एक कोई शब्द है, वो शब्द कैसे बनता है आखिर। जैसे कृष्ण है, कोई शब्द है कृष्ण। अब कृष्ण शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? इसमें क और उसके बाद री, उसके बाद आधा श, उसके बाद आधा अण और उसके बाद अ की मात्रा, यानी कि तब ये मिल करके बना है कृष्ण। अब ये कृष्ण जो शब्द बना है, इसमें कितनी ध्वनियां आ रही हैं और कितने इसमें वर्णों का यूज हुआ है? देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल कितनी ध्वनियां हैं? 5 ध्वनियां हैं। 5 ध्वनियों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 5 वर्णों से मिलकर के बन रहा है एक शब्द कृष्ण, जिसको हम कहते हैं। इसी प्रकार राम कितने शब्दों से, कितनी ध्वनियों से मिलकर के बन रहा है? र, आ, इसमें आ की मात्रा आ गई, और म और अ। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 4 ध्वनियां। ये 4 ध्वनियों से मिलकर के निर्माण हो रहा है, 4 वर्णों से इसका निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार इसका निर्माण स, बड़ी ई, त और आ, यानी कि इसमें भी कितने वर्ण हैं? 4। इसमें र, धन आ, धन व, धन अ, फिर धन अण आधा और अ पूरा, यानी कि इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है 6 ध्वनियों का यूज हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? 5 ध्वनियां, 4 ध्वनियां, 4 ध्वनियां, 6 ध्वनियां, इसमें क और इसके साथ क के साथ अ, क के साथ अ, और फिर न, फिर स और फिर अ। कुल मिला के इसमें कितनी ध्वनियां?
इसमें भी 5 ध्वनियों का इस्तेमाल, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये ध्वनियों के निर्माण से शब्दों का निर्माण हो रहा है, ध्वनियों के आपस में मिलने से। और यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? यही ध्वनियाँ जो हैं ये कहलाती हैं वर्ण। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। क्लियर? तो इन्हीं ध्वनियों को जो है वर्ण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे वर्णमाला के ऊपर कि वर्णमाला क्या होती है। देखिए, वर्णमाला आप बचपन से सबसे पहले जो है हिंदी पढ़ी होगी तो आपने सबसे पहले यही वर्णमाला ही सीखा होगा, वर्णमाला का ही ज्ञान कराया होगा सबसे पहले अध्यापकों ने विद्यालय में, जहाँ भी आपने एडमिशन लिया होगा। लेकिन अब बहुत लंबा समय हो गया तो हो सकता है कि आप लोग उसको मिस कर रहे हो, दिमाग से कहीं उतर गई बात। और उतने और बचपन में जब पढ़ाया जाता है तो इतना फिर उसके इतिहास या वो कैसे बना है इतना जटिलताओं के साथ उसको नहीं पढ़ाया जाता है। बचपन में केवल अक्षर ज्ञान के लिए उसको बताया जाता है। अब हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला अभी हमने सीखा कि वर्ण क्या है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें हमारे होते हैं स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला के हम अभी तक केवल आप 2 ही प्रकार अभी हम समझते हैं, लेकिन वर्णमाला के जो है 4 हिस्से हैं। वर्णमाला के 4 हिस्से। वर्णमाला के 4 हिस्से कौन कौन से हैं एक बार हम इसको देख लेंगे। एक तो आप जानती हैं, 2 तो आप पता है ही आपको। एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। तीसरा जो आता है उसे कहते हैं अयोगवाह। तीसरे वाले को बोलते हैं अयोगवाह और चौथे वाले को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब स्वर क्या क्या हुए? स्वर की श्रेणी में किस किस को रखा जाता है? स्वरों की श्रेणी में आते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ध्यान से समझिएगा बातों को। ये होते हैं स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं? 11। ये 11 जो हो गए स्वर हो गए। व्यंजन में कौन कौन से हो गए? व्यंजन में अगर सामान्य रूप से मैं बात करूं तो व्यंजन में आ गए आपके क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये हो गए आपके व्यंजन। सब आधे आधे रहेंगे, हलंत सबके साथ लगा हुआ रहेगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे हम।
जब हम वर्ण को प्रारंभिक अवस्था में लिखते हैं तो इनके साथ क्या रहता है, हलंत इनके साथ लगा हुआ रहेगा, खास करके व्यंजनों के साथ। ये टोटल कितने हैं, इनको अगर आप गिनेंगे तो क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, 5 पच्चे 25, 25 और 8 33, इनकी कुल संख्या है 33। ठीक, अब बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होते हैं, ये अयोगवाह जो है इसमें केवल दो ही चीजें आती हैं, एक आता है अंग और एक आता है अह, जिसको हम प्रायः किसमें शामिल करने लग जाते हैं, बचपन में जो सिखाया हमको कि अवा में ही ये शामिल होते हैं, स्वर में ही आते हैं, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है, ये अयोगवाह के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, अंग और अह। अब जो ये चौथा नंबर है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, ये है ड़ और ढ़, ऑब्वियसली आधा आधा ही होगा, ड़ और ढ़, ड़ और ढ, ढ। इसका यूज कहां पर होता है, जैसे हमने कहा पढ़ाई, प, ये पढ़ाई हो गया, इसे पढ़ाई नहीं कहते हैं। अब जब ये इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन ढ़ का इस्तेमाल होगा तब ये सही शब्द है पढ़ाई या पढ़ना। और एक शब्द आता है पढ़ना, कहीं पर गिरना, पढ़ना जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी ये द और ड के नीचे से बिंदु, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़, ड़ का इसका उच्चारण होता है, अणा नहीं। अणा तो नासिका के से निकलता है, अनुनासिक स्वर में आता है व्यंजन में। ये जो है पढ़ना और ये पढ़ाई, ये शब्द जो हैं ये किससे बन रहे हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजनों के प्रयोग से बन रहे हैं। कढ़ाई, पढ़ाई और लड़ाई अगर बोलेंगे, लड़ना बोलेंगे तो फिर वहां पे ऐसे उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा, ऐसे लड़ना। ठीक है, तो इस तरह के ये जो शब्द हैं ये ऐसे बनते हैं। अब ये हो गए कितने, दो यहाँ पे हो गए आपके और दो हो गए इधर। तो टोटल नंबर ऑफ हमारा जो वर्णमाला में कितने हमारे वर्ण हैं, ये कितने संख्या में कितने हो गए टोटल, अब इनको जोड़ दीजिए कितने हो गए, अभी इसका आपको पता लगेगा। 11 और 33 कितने हो गए, 44, 46 और 2 48। ठीक, 48 हमारी ये टोटल स्वर हो गए, वर्णमाला के वर्ण हो गए। कुल नंबर कितने हो गए इसमें, 48 वर्ण हैं टोटल। ठीक है, इन 48 वर्णों के साथ 4 अभी ऐसे वर्ण हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, संयुक्त व्यंजन उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं, इसमें एक आता है क्ष, एक आता है त्र, एक आता है ज्ञ और एक आता है स्र। ये 4 क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन। ये भी हो, जो 4 ये भी हो गए, तो 48 और 4 टोटल कितने हो गए तब, 52। हमारे टोटल वर्ण जो है वो है 52। लेकिन उसमें से जो प्योर जो हम वर्ण बोलते हैं, जिसको शुद्ध रूप से जो वर्ण की श्रेणी में आते हैं, वो केवल 48 होते हैं। 11 है आपके स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब हम बात करेंगे आगे स्वर और व्यंजनों के आगे जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं स्वर एवं उसके प्रकार। स्वर के प्रकार, स्वर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों के जो है 3 प्रकार हैं। एक है ह्रस्व,
ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या हुए? जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसको स्वर कहते हैं। सामान्य रूप से स्वर की परिभाषा अगर देखें कि स्वर के उच्चारण के लिए हमको किसी दूसरे शब्द की या किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उसको हम स्वर कहेंगे, जो अपने आप में पूर्ण रूप से उच्चारित हो सके। व्यंजन क्या होता है? जिसको स्वर की आवश्यकता पड़ती है अपने अंदर पूर्णता लाने के लिए, पूर्ण उच्चारण अपना करवाने के लिए या अपना पूर्ण उच्चारण पाने के लिए उसको स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यंजन होता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा हो गई। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर में आपके मुख्यतः 4 स्वर शामिल होते हैं। ह्रस्व स्वर जो है वो है 4, उसके अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ठीक है। अ, ये आ का छोटा हिस्सा, छोटी बड़ी ई वाला दीर्घ में आ जाएगा, ये ई का हिस्सा, छोटा ऊ इसमें आ गया, बड़ा ऊ इधर आ जाएगा, और ये छोटी वाली री। और यहां पर जो है ये टोटल कितने हो गए नंबर में? 4। दीर्घ स्वर में जो बाकी यहां से बचे हैं वो दीर्घ स्वर में आ गए, यानी कि आ, टोटल 11 बताए थे ना अभी हमने। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए भी इसी में आएगा, आई भी इसी में शामिल होता है, ओ भी इसी में, और औ भी इसी में शामिल होता है। टोटल हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 और 4 11। तो 11 स्वर इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गए। अब ये ह्रस्व स्वर क्या है? क्या इसका क्या परिभाषा या क्या इसकी पहचान है? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय हमारा लगे, जिसको जल्दी उच्चारण करा जा सके, जैसे अ, छोटी ई, उ, री। इनको उच्चारण करने में बहुत अधिक समय नहीं लग रहा है अपेक्षाकृत दीर्घ स्वरों के। दीर्घ स्वरों का उच्चारण करके एक बार आप देखिए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण की अपेक्षा इनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके उच्चारण से दुगना समय इनके उच्चारण में लग रहा है। जो ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण आए हैं, इनके उच्चारण में जो समय लग रहा है उसका दुगना समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमारा लग रहा है, तो इसलिए ये हो गए दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जो है, अब इनका ज्यादा इस्तेमाल व्यावहारिक रूप से होता नहीं है, बट ये जो भी होते हैं इसमें कोई अलग से स्वर तो आते नहीं है। इसका उच्चारण में सामान्यतः ये है कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जिसमें लगे, यानी इससे भी ज्यादा समय जिनके उच्चारण में लगे, वो हो गए प्लुत स्वर, यानी और भी ज्यादा लंबा खींच करके जिन शब्दों को बोला जाए। तो वो कब होते हैं? जैसे हम कभी एक्सक्लेमेशन देते हैं, कभी विस्मय के तौर पर कोई बात करते हैं, जैसे हे राम हमने लिख दिया, हे राम, ऐसे। ठीक है। और तो इस प्रकार का जो शब्द है इसको कैसे लिखा जाता है? या ओम हो गया, ओम। अब इसके पीछे एक शब्द, एक वर्ण आता है पहले से, ये 3 ऐसा, ये हिंदी वर्णमाला का देवनागरी लिपि का जो संख्या पद्धति का 3 है, वो इसमें पीछे ऐसे लिख लिया जाता था। तो ओम को भी पहले से ऐसे ही लिखा जाता था, ओम, ऐसे, ओम। अब उसका स्वरूप हो गया है कुछ इस तरह से। ओम को अब इस तरह से लिख दिया जाता है, लेकिन ये इसका प्रारंभिक जो उच्चारण है वो, या लिखने का तरीका जो है वर्णमाला के अंतर्गत, वो ओम का ये है। तो हे राम, ओम, तो इसमें क्या लग रहा है? इसमें जो है इनके अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है और तिगुना समय लग रहा है। हे राम, ओम, इस तरह के शब्दों का तो इनको कह देते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
3 प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है स्वरों का। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 4 दीर्घ ह्रस्व स्वर में आ गए और 7 आ गए दीर्घ स्वर में। 7 और 4 हो गया 11। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार की, कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं। इससे पहले थोड़ा सा देख लिया जाए स्वरों की मात्रा। तो मात्रा तो आपको ज्ञान है ही कि मात्रा किस प्रकार से बनती है। अ की कोई अपनी मात्रा है नहीं। अ तो जो है अपने आप में जो है किसी शब्द के साथ, किसी वर्ण के साथ समाहित रहेगा, तो अ की कोई मात्रा किसी को लगेगी नहीं। जैसे मतलब फलस्वरूप मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हमने कमल लिखना है, कमल, तो इसमें कहीं अ की कोई मात्रा प्रदर्शित करने के लिए नहीं है व्यंजनों के साथ। अ की कोई मात्रा नहीं है, बशर्ते ये अ की मात्रा इस प्रकार से आधे क वाले वर्ण के साथ जुड़ी हुई है, तब ये बना है क। आधे म के साथ ये अ जुड़ा हुआ है और आधे ल के साथ ये अ जुड़ा हुआ है। बट इसको दिखाने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए इस फाइनल जो शब्द बना है, इसमें कोई भी ऐसा, इसकी कोई मात्रा निर्धारित अ के लिए नहीं है। जिस प्रकार आप छोटी ई के लिए मात्रा क्या लगाते हैं, इस प्रकार से हम छोटी ई की मात्रा निर्धारित करते हैं। बड़ी ई की मात्रा हम इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार निर्धारित करते हैं। बड़े ऊ की मात्रा को इस प्रकार करते हैं। री की मात्रा को हम इस प्रकार से लगा देते हैं। ए की मात्रा के लिए हम ये कर देते हैं। आई की मात्रा के लिए हम ऐसे लगा देते हैं। ओ की मात्रा के लिए हम ये कर देते हैं। औ की मात्रा के लिए ये करते हैं। तो ये मात्राएं बनती हैं, बट अ के लिए कोई भी मात्रा निर्धारित नहीं। आ की मात्रा के लिए क्या कर देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे अगर इसी शब्द को अगर कमला लिखना होता, तो कमला के लिए हमको इसको कैसे लिखना होता? अगर हम इसको कमला लिख रहे होते तो क धन अ लिखते, प्लस म, आधा म यानी कि, प्लस अ लिखते और प्लस ल धन आ लिखते। ये इसका वर्ण विन्यास होता, इसे कहते हैं वर्ण विन्यास। और इसके फलस्वरूप जो है शब्द बन जाता क म ला। अब ल पर क्या लग गई, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा दिखाने के लिए एक कोई संकेत चिन्ह है, बट अ के लिए कोई भी संकेत चिन्ह नहीं है। बस इतनी सी बात ये है मात्राओं की, जहां तक बात है। तो मात्राएं इस प्रकार से ये काम करती हैं। ठीक है, तो कहां पर कैसे मात्राएं लगती हैं इसकी आपको जानकारी है। छोटी ओ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, बड़े ओ की ये लगती है, री की मात्रा ये लग गई, ए आई ओ औ, छोटी ई बड़ी ई। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा टिपिकल तो होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है आपके समझने के लिए, क्योंकि इसका तो यूज़ आप करते आए हैं और हमेशा से करते रहते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। हिंदी भाषी जो लोग होंगे तो वो लोग इसको लिखना जानते ही होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। जो इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। छोटी ई की मात्रा के लिए जैसे अभी मैंने दिखा था, तो ये मात्राएं जो आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी कोई बच्चा पढ़ा होगा थ्रू आउट, तब भी उसको थोड़ा बहुत हिंदी में इस तरह से लिखने का, थोड़ा सा पढ़ने का तो ज्ञान होगा ही, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। अब बात करेंगे अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और अह। अभी हमने बात करी, अयोगवाह भी हुआ एक, तो अयोगवाह में हो गए अंग और अह। अयोगवाह, अयोगवाह में कौन कौन हुए? अंग और अह। अयोगवाह कौन कौन होते हैं? अंग और अह। अयोगवाह कौन कौन हुए? अंग और अह। तो अंग और अह में अह का अक्सर यूज कहां पर होता है? अह का यूज होता है विसर्ग के लिए और अंग का यूज होता है अनुनासिक के लिए। अनुनासिक जो कहलाते हैं, चंद्र बिंदु जिनसे बनता है, वो अयोगवाह के ये जो अंग की मात्रा होती है ये न के समान हो जाती है। जैसे कंस, अंगन, इसमें जो है ऊपर बिंदु चल जाता है। इसकी मात्रा कैसे लगती है? जैसे कंस, एक बिंदु ऊपर आ जाएगा। डंक, ठीक है। अंग की मात्रा यानी न, किसकी मात्रा लग रही है? ये आधे न की मात्रा जो है इस प्रकार से लग जा रही है। जैसे कभी कभी अंत ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, अंत। संत वैसे इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी इसको कैसा लिख देते हैं? संत।
है ना। तो ये सब क्या है, ये अयोगवाह के अंग की मात्रा की यूज है। और अह का यूज कहाँ है, विसर्ग के रूप में। अह जो है किस रूप में, विसर्ग के रूप में। अब विसर्ग के रूप में कैसा है अह, जैसे कि प्रातः, ठीक है, अह के रूप में, विसर्ग के रूप में इस प्रकार से प्रातः, या फिर हमने लिखा दुख, इस प्रकार से दुख, ये ह का उच्चारण देता है। ये विसर्ग कैसा उच्चारण देता है, ये विसर्ग रूप में किसका उच्चारण देता है, ह का उच्चारण देता है। और ये किसका देता है, ये न का उच्चारण देता है। कौन, अंग की मात्रा। ये हो गए अयोगवाह, ठीक है। विसर्ग के रूप में जब यूज किया जाता है, या फिर जब अंग की मात्रा के रूप में यूज किया जाता है, जैसे अंगूर, अंत, कंश, दंत, इस प्रकार के, यानी आधे नौ का ये मात्रा देता है। तो ये हो गए हमारे अयोगवाह। अब बात करते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका यूज कैसे होता है, उसी समय मैंने उसको क्लियर वहां पे आपको कर दिया था। उत्क्षिप्त व्यंजन का, जैसे पढ़ना, लड़ना, अलग अलग चीजें हो गई, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। अब बात करेंगे हम व्यंजन की। व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं। फटाफट इसको जान लेंगे। व्यंजन, व्यंजन के भी मुख्यतः 3 भेद हैं, 1, 2 और 3। पहला जो प्रकार है स्पर्श, कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरे होते हैं अंतस्थ, अंतस्थ, और तीसरे होते हैं ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 प्रकार। स्वर के कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन के 3 प्रकार, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो जो भी व्यंजन अभी तक हमने पढ़े, 33 जो व्यंजन पढ़े थे, उन 33 व्यंजनों को इस प्रकार से इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, स्पष्ट सी बात है, क वर्ग से लेकर प वर्ग के अंतिम वर्ण, प वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि म तक स्पर्श व्यंजन हुए सब। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। और ऊष्म व्यंजन में आपके ये श, स और ह, ये आ गए ऊष्म व्यंजन में। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझे। वैसे मैंने व्यंजन संधि वाला जब चैप्टर पढ़ाया है, वो भी वीडियो में जब डाला था, पहले डाल दिया था वो, तो उसमें जो है ये चीज मैंने थोड़ा क्लियर कर रखी है कि ये वर्ग क्या होते हैं। 5 वर्गों में बांटा गया है इन स्पर्श व्यंजनों को। 5 वर्ग हो गए। क वर्ग, तो इस पर, इन दोनों पर, तो इनको यहीं पर हम समेटते हैं, और इस पर थोड़ा चर्चा आगे हम करेंगे कि क वर्ग कौन कौन सा है। तो क वर्ग हो गया आपका, क वर्ग में कौन कौन से आ गए, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, और अंत में प वर्ग, ठीक है। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क वर्ग में हर किसी में 5-5 होते हैं। इसमें आ गए क, ख, बहुत आसान है, कोई ऐसा बहुत कठिन नहीं है, ग, घ और ङ। इसमें आ गए च, छ, ज, झ, य। इसमें आ गए आपके ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। और ये आ गया प, फ, ब,
भ एंड म। और सब में ध्यान रखेंगे कि हलंत सबके साथ होगा, क्योंकि ये मूलतः ये अपने आप में अस्तित्व में पूरे तरह से बोले जाने लायक नहीं होते, आधे ही होते हैं। जब इनको कोई मात्रा मिलती है स्वरों से तभी ये उसकी तरह बिहेव करते हैं, उस मात्रा की तरह। तो प्रत्येक में कितने कितने हैं? 5-5 हैं, प्रत्येक में 5। तो टोटल कितने हो गए? 25। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 25 और 8 33। तो ये 33 हो गए हमारे व्यंजन, जिनको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है 3 भागों में। फिर से सुन लीजिए। स्पर्श व्यंजन जो कि क वर्ग से शुरू होकर के प वर्ग तक के सारे 5 बच्चे 25 उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आ गए आपके अंतस्थ य र ल व, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ गए ऊष्म व्यंजन जो कि है श स स और ह। तो ये हो गए हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब फिर उसके बाद जब स्पर्श व्यंजन की बात आती है, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों का भेद जो है उसको 2 प्रकार से बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उच्चारण के हिसाब से व्यंजनों के क्या भेद हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि उच्चारण के हिसाब से व्यंजनों का कैसे जो है उनको वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के हिसाब से व्यंजनों को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया गया है मुख्यतः। एक हो गया आपका अल्प प्राण, और नंबर 2 हो गया महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से आए देखिए। हर वर्ग से इसमें कुछ न कुछ लिया है। क वर्ग से कौन कौन से हैं और वो कौन से हैं, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हर वर्ग से इसमें व्यंजनों को शामिल किया गया है, और ये भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो, समझने के लिए आसान है। क वर्ग से कौन कौन है? च वर्ग से कौन कौन? ट वर्ग से, त वर्ग से और प वर्ग से। और उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे में डाउटफुल है, तो इधर से इसको मैं इधर लिख दूँ, थोड़ा सेटिंग में समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हम बीच में इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर अल्पप्राण लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं हम महाप्राण। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो यहाँ हम लिख देंगे कि क वर्ग से, यहाँ पर हम लिख देते हैं च वर्ग से, यहाँ लिख देते हैं ट वर्ग से, ये आ गया त वर्ग से, और यहाँ पर आ गया आपका प वर्ग से। अब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और इसी प्रकार इन्हीं 5 वर्गों से वहां भी कोई कौन कौन से लिए जाते हैं वो भी अभी हम क्लियर कर लेंगे। देखिए क वर्ग से कौन कौन आएंगे, बड़ा आसान। क वर्ग से क यहाँ लिखिए, क हो गया अल्प प्राण, और इसका जो दूसरा है वो हो गया महाप्राण, ख यहाँ लिख दीजिए। तीसरे को यहाँ लिखिए ग, चौथे को यहाँ लिख दीजिए घ, और 5वां यहाँ लिख दीजिए ङ, और वहां कुछ नहीं बचा, है ना आसान। क वर्ग से अल्प प्राण में कौन आ रहे हैं और महाप्राण में कौन शामिल होंगे, इनको देख लीजिए। अल्प प्राण कौन से हो गए, क ग ङ। देखो कैसे, क वर्ग से कौन कौन, क यहाँ, ख उधर, ग इधर, घ उधर, ङ यही। बस सेम यही चीज फॉलो करनी है प्रत्येक वर्ग में। च वर्ग में देखिए क्या होगा, च यहाँ और छ यहाँ, ज इधर, झ यहाँ, और यो इधर ही आएगा, बाकी उधर
कुछ नहीं, क्योंकि 5 ही होते हैं एक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, 3 इधर आ रहे हैं, 2 उधर आ रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ग से इधर 3 आएंगे और उधर आपके 2 आएंगे। ट वर्ग से कौन कौन आ जाएंगे, ट और ठ यहाँ, ड तो ढ यहाँ और इधर। ऐसी त वर्ग से त तो थ उधर, द तो ध उधर और इधर 9। प वर्ग से प तो फ यहाँ आ गया, ब इधर आ जाएगा, भ उधर आ जाएगा और म आपका इधर आ जाएगा। बस ये ध्यान दीजिए कि ये सब किसके साथ होंगे, हलंत के साथ होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये चीज़ कहीं पर मिस हो सकती है लिखने में मुझसे, तो आप लोग लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि ये हलंत के साथ ही होंगे जहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि ये व्यंजन अपने आप में पूर्णतः उच्चारित नहीं होते हैं, इनके साथ मात्रा लगती है अ की, तब ये क बनता है या ग बनता है या ख बनता है, कोई भी उच्चारण तब उसका पूरा होता है। अब बात करते हैं, ये तो हुए हमारे 5 वर्गों से 25 तो इस प्रकार से डिवाइड हो गए, 25 इस प्रकार से हो गए। अब हम बात करेंगे जो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो इसमें भी बहुत बड़ा ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंतस्थ व्यंजन जो है वो इसके साथ आ गए और ऊष्म व्यंजन जो है वो इसके साथ आ गए। अंतस्थ में कौन कौन आ गए, य, र, ल, व, और यहां आ गए आपके श, श, स और ह। ठीक, तो अल्प प्राण और महाप्राण की कैटेगराइज करना बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। आप इसको फिर से एक बार समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि अल्प प्राण में क्या होते हैं और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं मिटा करके फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि उच्चारण के स्थान के अनुसार कैसे उनको डिवाइड किया गया है। उच्चारण का स्थान, जब उच्चारण का क्या स्थान की हम बात करें तो उस पर कैसे डिवाइड किए गए हैं वर्ण, कि किसका उच्चारण किस स्थान से हो रहा है, उस आधार पर कैसे उनको बांटा गया है। तो उसके लिए जो है हम उच्चारण तालिका का यहाँ पर एक बार उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं उच्चारण तालिका की। उच्चारण तालिका के अनुसार किस प्रकार से इन व्यंजनों को और इन वर्णों को रखा गया है, कौन कौन से समूह और कितने इसके प्रकार होते हैं। तो उच्चारण के अनुसार इसके प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 9 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। पहला हो गया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, दंत्योष्ठ्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य। उच्चारण के स्थान के दृष्टिकोण से, उच्चारण के स्थान के आधार पर इतने प्रकार के ये 9 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। मुख्यतः इसमें आपके आप ये मान के चलिए कि 6 जो है वो मुख्य हैं, बाकी औरों में बहुत कम उसको रखा जाता है और बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। देख करने पर आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जटिल है, कैसे याद रहेगा, बहुत ही इजी वे में याद रहेगा। कंठ में कौन कौन आते हैं, स्वर की बात करें, पहले हम स्वरों में विभाजन देखेंगे कि कंठ कौन कौन से स्वर होते हैं। कंठ स्वर कौन कौन से हैं, जो कंठ से जिनकी आवाज़ निकलती है उनको कंठ कहा गया। जिनकी आवाज़ सीधे कंठ से निकले, कंठ पर जोर पड़े और कंठ से जिनकी आवाज़ निकले वो कंठ कहलाए गए। जैसे कि अ और आ, ये 2 जो है कंठे हो गए, और आ ये 2 क्या हो गए, कंठ स्वर हो गए। ई और ई जो है ये हो गए तालव्य। मूर्धन्य में केवल री और दंत्य में कोई भी स्वर नहीं है। ओष्ठ में उ और उ। मतलब क्या है इसका कि उ और उ बोलते समय ओष्ठ यानी कि होठों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, होठों से आवाज ऐसी निकल रही है, होठों के मूवमेंट से आवाज निकल रही है, उ, तो होंठ उसमें हमारे हिले तो ओष्ठ हो गए, ओष्ठ कह दिया उनको। नासिक के कोई नहीं है स्वर में, दंत्योष्ठ भी कोई नहीं है और
बात करें कंठ तालव्य की, तो इसमें दो वर्ण हैं ए और ऐ। कंठ तालव्य, कंठ और तालु का मेल होकर के ये वर्ण निकल रहा है, ये ध्वनि निकल रही है। तो ये हो गया ए ऐ, कंठ से आवाज निकल रही है बट तालु के साथ भी उसका मेल हो रहा है। और कंठोष्ठ में ओ औ, कंठ से निकल रही है और होठों का भी इस्तेमाल हो रहा है, ओ औ, आवाज निकल रही कंठ से। बोल के भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा, मेरे साथ साथ आप बोलते हुए भी इसको चलिएंगे तो तभी आपको ये एहसास भी होगा कि ये वाकई में इस तरह से कुछ ना कुछ हरकत हमारे बोलने में हो रही है, मुंह के जितने भी हमारे भाग हैं उनके द्वारा। व्यंजनों की बात कर लें तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और यहाँ ऊष्म में और अंतस्थ में कौन कौन से व्यंजन जो है किस प्रकार से इनके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं, ये चीजें हैं। व्यंजन की श्रेणी में देखेंगे तो आपको देखने से स्पष्ट दिख रहा है कि कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए पूरा का पूरा क वर्ग आपका कंठ्य है। इसमें क्वेश्चन अवश्य बनता है कि क वर्ग कंठ्य वर्ण कौन सा है, या इसमें से निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है। छोटा सा प्रश्न आएगा कि इसमें से कंठ्य वर्ण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और आपको पहचानना है कि कंठ्य कौन सा है। तो फिर अब आप, इतना सरल सा है और इसको अगर नहीं देख करके जाएंगे, नहीं समझ के जाएंगे तो फिर आपको वहां पे फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक एक प्रश्न, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में। तो क वर्ग पूरा का पूरा आपका कंठ्य में, च वर्ग पूरा का पूरा तालव्य में, क ख ग घ मुख्यतः 4 वर्ण इसके। ङ है, कंठ भी है, नासिक्य में भी आता है ङ। ये पांचों जो हैं, अंतिम के जो पांचों हैं, ये सब किसमें भी हैं, ये नासिक्य के साथ भी हैं। तो ये तो हो गई कंठ की बात। ऐसे ही तालव्य में स्वर कौन कौन से हैं, च छ ज झ य। तो च छ ज झ य, इनको बोलते समय आप देखेंगे तो आपकी जिह्वा जो है वो आपकी तालु से टच हो रही है, संपर्क हो रही है। तो ये हो गए आपके तालव्य। मूर्धन्य कौन कौन हो गए, ट ठ ड ढ ण। इनको बोलते समय ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी नाभि से आवाज निकल रही है, मूर्धन्य आवाज निकल रही है। ट ठ ऐसा लग रहा है भारीपन, और ये ट ठ ड ढ ण, इस तरह से। ओष्ठ में हो गए जिनमें होठों की हरकत हो रही है, जो होंठ आपस में मिलेंगे। अच्छा, दंत्य में कौन कौन से आए, त थ द ध न। इनमें आप देखेंगे जिह्वा जो है वो दांतों को टच कर रही है, त थ द ध न। बोलते समय आप देखिए खुद ही, तो दांतों से जिह्वा जो है लग रही है तो दंत्य हो गए। जब जिह्वा जो है दांतों को लग रही है बोलते समय तो दंत्य वर्ण हो गए। ओष्ठ कौन कौन से हो गए, जिसमें होंठ मिल रहे हैं आपस में, बोलते समय वो ओष्ठ हो गए। जैसे बोल के देखिए, प फ ब भ म। होंठ आपके मिल रहे होंगे, बिना होंठों को मिलाए ये वर्णों का उच्चारण कर पाना असंभव है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ हैं। तो कभी भी अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं ओष्ठ का मतलब क्या है। बस ये समझ में आना चाहिए कि कंठ का मतलब क्या है। हिंदी का थोड़ा जटिल शब्द है, संस्कृत से लिया गया शब्द है। तो कंठ का मतलब कंठ यानी गले से जो निकल रही है साउंड। तालव्य मतलब तालु से निकल रही है। मूर्धन्य मतलब जो हमारे मूर्धन्य से निकल रही है, यानी अंदर से आवाज जो आ रही है भारी आवाज के साथ। दंत्य दांतों से जो आवाज निकल रही है। ओष्ठ होठों के इस्तेमाल से जो आवाज निकल रही है। नासिक के नाक से जो आवाज निकल रही है, न य ण न म, ये नाक से आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें। तो ये ध्वनियां हो गई नासिक के, और इनके साथ अनुस्वार भी, जो चंद्रबिंदु इत्यादि जो अनुनासिक और वो होते हैं अंकी मात्रा के शब्द, वो भी मात्राएं इसी के साथ शामिल की जाती है। दंतोष्ठ्य, दंत और ओष्ठ्य, दंत और ओष्ठ, दांत और होंठ दोनों का इस्तेमाल। व कहने में दांत और होंठ मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिएगा बोलते समय व, तो उसको केवल एकमात्र उस स्वर, उस वर्ण को रखा गया है दंत्योष्ठ में। बाकी दंत्योष्ठ के अंतर्गत कोई भी वर्ण नहीं आ रहा। कंठ तालव्य में कोई व्यंजन नहीं है, कंठोष्ठ में भी कोई व्यंजन नहीं है, केवल 2 स्वर हैं। कंठ तालव्य में ए और ऐ, और कंठोष्ठ में ओ और औ।
ऊष्म व्यंजन कौन कहाँ कहाँ और अंतस्थ व्यंजन कहाँ कहाँ है, इनको देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन में कंठ से निकलने वाला कोई नहीं है। तालव्य में य और मूर्धन्य में र, दंत्य में आपका ल। ऊष्म में ह जो है वो आपका कंठ्य है, ह कंठ्य है। बाकी श स स, जैसे कि इसका नाम है तालव्य श, इसका नाम है मूर्धन्य श, इसका नाम है दंती श, बोलते भी हैं। तो तालव्य श का मतलब तालव्य से निकलने वाली आवाज वाला स, तालव्य श। मूर्धन्य, मूर्धन्य जिसकी साउंड है वो मूर्धन्य श। और जो दंती सा है, जिसको बोलते समय दांतों से जिह्वा लग रही है, वो दंती सा। तो इनके तो नाम पहले से ही कौका पढ़ाते समय ही क्लियर करा दिए जाते हैं। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के श, जो कि तालव्य श्रेणी में और मूर्धन्य श्रेणी में और तीसरा वाला दंत्य श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से ये उच्चारण के अनुसार भी स्वर, ये जो वर्णमाला है उस वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के अनुसार किस ग्रुप में रखा गया है, कौन से समूह होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं, ये सब आपके सामने यहाँ पे बताने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से याद करेंगे कि ये क्या होते हैं। मुख्यतः ये 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, और नासिक उसके साथ एक 6। तो इनका ज्यादा महत्व है। नासिक में भी समझ में आ जाएगा आपको कि नासिक कौन है, जो हर वर्ग के लास्ट वाले वर्ण जो हैं, जैसे ङ, य, ण, न, म और अनुस्वार जो अंकी मात्रा और अनुनासिक वगैरह है, वो सब नासिक में आ गए। बाकी की ये सब जो है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, इनको आप थोड़ा सा रटें, थोड़ा सा याद रखें, इन 5 को इसी क्रम में। और इसी क्रम में याद रहेंगे तो ये भी याद रखने के लिए आपके लिए आसान हो जाएंगे कि ये किस तरह से हम फिर उनको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।